दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई 3 गाउन की नदी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। किसी दूर गांव में एक मोनिका नाम की लड़की रहती थी। मोनिका के माँ बाप के गरीब होने के कारण उनका घर चलाना भी बहुत मुश्किल था। मोनिका के 2 ही दोस्त थे। एक दोस्त का नाम था रश्मि और एक दोस्त उसकी थी नदी। वो अपने सारे दुख दर्द उस नदी के साथ बैठकर बताया करती थी और बस बहुत खुश रहा करती थी। मोनिका की हमेशा से ये इच्छा रहा करती थी कि वो बहुत सुंदर कपड़े पहने और हंसी खुशी रहे। एक दिन मोनिका अपनी दोस्त रश्मि के साथ खेल रही थी। तभी मोनिका बोलती है, अरे वाह रश्मि, तुम्हारे कपड़े तो बहुत ही सुंदर हैं। क्या ये कपड़े नए हैं? हाँ, ये नए कपड़े हैं। आज ही तो मेरे पापा मेरे लिए कपड़े खरीद कर लाए हैं। देखो, ये बहुत महंगे हैं। रश्मि और मोनिका बात कर ही रही थी कि तभी रश्मि की माँ वहाँ पर आ जाती है और वो बोलती है, अरे इतनी बार तुझे समझाया है रश्मि, तो इस लड़की के साथ मत खेला कर। जरा इसके कपड़े तो देख, कितने गंदे और फटे पुराने हैं। और फिर उसकी माँ मोनिका से बोलती है, और तू लड़की, अगर मेरी बेटी रश्मि के साथ दोबारा तुझे खेलते हुए देख लिया ना, तो तेरी तो खैर नहीं, समझ गई? ऐसा कहकर वो अपनी बेटी को खींचकर वहाँ से अपने घर लेकर चली जाती है। अब मोनिका बहुत ही दुखी होकर अपनी दोस्त नदी के पास जाती है और वहाँ पहुँचकर रोते हुए कहती है, मेरे कपड़े गंदे होने के कारण रश्मि की मम्मी को रश्मि का मेरे साथ खेलने से ऐतराज है। वो उसे मेरे पास से खींचकर लेकर चली गई। क्या ये मेरी गलती है कि मैंने गरीब परिवार में जन्म लिया? क्या मेरी किस्मत में अच्छे कपड़े पहनने का हक नहीं है? ऐसा बोलकर मोनिका रोती रहती है। इतने में ही आकाश से बिजली के चमकने की और गरजने की जोरदार आवाज आती है। आवाज को सुनकर मोनिका डर के मारे जल्दी से घर पर पहुंच जाती है। घर जाकर वो एक कंबल में छुप जाती है। थोड़ी और आवाज होने पर मोनिका डरते डरते कंबल से बाहर की तरफ देखती है तो मोनिका को हवा में उड़ती हुई एक खूबसूरत परी दिखाई देती है। वो देखकर मोनिका और भी ज्यादा डर जाती है और डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है कि तभी वो परी मोनिका के पास आकर उससे कहती है, मोनिका डरो मत, ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही है। आज के बाद तुम कभी भी दुखी मत होना। ये लो, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। इतना कहकर परी अपनी जादुई छड़ी से वहाँ 3 जादुई गाउन को प्रकट कर देती है। मोनिका उन गाउन की खूबसूरती को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर मोनिका कहती है, अरे वाह, इतने सुंदर गाउन है। क्या ये सब मेरे लिए है परी जी? हाँ, ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही है मोनिका। फिर वो परी तीनों जादुई गाउन मोनिका को देकर कहती है, ये जादुई 3 गाउन हैं। इन्हें पहनने के बाद तुम्हारी कोई भी इच्छा पल भर में पूरी हो जाएगी। मोनिका उन तीनों गाउन में से एक जादुई गाउन पहन लेती है, जो पहनते ही मोनिका भी किसी परी से कम नहीं लगती और वो आकाश में उड़ भी सकती थी। इसलिए मोनिका वो जादुई गाउन पहनकर आकाश में एक राउंड लगाकर आती है और फिर वो वहाँ से वापस आकर परी से बोलती है, अरे वाह परी जी, इस गाउन को पहनकर मैं पक्षियों की तरह आकाश में उड़ सकती हूँ। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ये हुर्रे! ऐसा कहकर
देखकर मोनिका खुशी से नाचने लगती है। तभी परी कहती है, ये तो कुछ भी नहीं है, तुम अपना दूसरा गाउन पहनकर देखो, तुम्हें और भी ज्यादा मजा मिलेगा। परी के इतना कहते ही मोनिका दूसरा जादुई गाउन पहन लेती है। दूसरे गाउन को पहनते ही वहाँ पर बहुत सारे चॉकलेट्स, कैंडीज और स्वीट्स प्रकट होते हैं। ये सब देखकर मोनिका और भी ज्यादा खुश हो जाती है और वो परी से कहती है, अरे वाह, ये सब तो देखकर मुझे और भी ज्यादा मजा आ गया। ये सब देखकर मोनिका बहुत ही ज्यादा खुश होती है, पर अगले ही पल वो दुखी होकर बोलती है, इतने सारे चॉकलेट्स और स्वीट्स तो मैं अकेले नहीं खा सकती। अगर मेरी दोस्त रश्मि भी मेरे साथ होती तो कितना अच्छा होता। मेरे गंदे कपड़े होने की वजह से उसकी मम्मी ने मेरे साथ खेलने के लिए उसे मना कर दिया और उसे खींचकर मेरे पास से ले गई। अरे मोनिका, तुम बिल्कुल भी किसी बात की चिंता मत करो। चलो ये लो तुम्हारा तीसरा जादुई गाउन, अब तुम इसे पहनो। उसके बाद मोनिका अपना तीसरा जादुई गाउन पहनती है। गाउन को पहनते ही मोनिका के सामने उसकी दोस्त रश्मि प्रकट हो जाती है। रश्मि को अपने सामने देखकर मोनिका की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। मोनिका रश्मि को बहुत सारे चॉकलेट्स और स्वीट्स देती है। उसे खाकर दोनों बहुत मजे करती हैं। फिर मोनिका परी से कहती है, आज मैं बहुत खुश हूँ परी जी, क्या ये जादुई 3 गाउन हमेशा मेरे पास रहेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, ये तीनों गाउन हमेशा तुम्हारे पास रहेंगे। इतना सुनते ही मोनिका खुशी से उछलने और नाचने लगती है। याहू! ये सुनकर तो मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच परी जी। फिर मोनिका खुशी से नाचने लगती है। ये देखकर उसकी सहेली रश्मि उससे बोलती है, अरे वाह मोनिका, तुम्हारे गाउन तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर मेरी मम्मी तुम्हें ऐसे देखेंगी तो वो जरूर मुझे तुमसे दोस्ती करने को कहेंगी। इतने में वहाँ पर मोनिका की माँ उर्मिला आ जाती है और मोनिका को देखकर चौंक जाती है और उससे कहती है, अरे मोनिका बेटा, क्या कर रही है तू? किससे बात कर रही है बेटा? घबराओ मत मोनिका, तुम्हारे इन जादुई गाउन को और मुझे तुम्हारे और मेरे सिवा कोई नहीं देख सकता। अच्छा तो फिर ठीक है। पता है मैं कितना ज्यादा डर गई थी परी जी। अरे जवाब क्यों नहीं देती मोनिका? किससे बात कर रही हो? सुबह हो गई है, चलो अब उठो भी बेटा। मोनिका के अब नींद से उठने के बाद उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उठने के बाद वो पूरे घर में अपने जादुई 3 गाउन को ढूंढती है। तभी उसकी माँ कहती है, अरे बेटा क्या हुआ है? तुम पूरे घर में पागलों की तरह क्या ढूंढ रही हो? लेकिन मोनिका अपनी माँ की सारी बातों को अनसुना करके पूरे घर में गाउन ढूंढती रहती है। वो आखिर में अपने घर से बाहर आकर देखती है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। फिर मोनिका निराश होकर अपनी दोस्त नदी की तरफ देखती है। फिर मोनिका जल्दी से दौड़ते हुए नदी के पास जाती है। नदी के पास पहुंचकर वो देखती है कि नदी में उसके तीनों के तीनों जादुई गाउन रखे हुए थे। उन गाउन को नदी में देखकर मोनिका के मन में संतुष्टि आती है और फिर मोनिका मन ही मन उस परी को धन्यवाद कहती है और फिर उन तीनों जादुई गाउन को लेकर मोनिका अपने घर लेकर चली जाती है और हंसी खुशी उन गाउन के साथ अपनी जिंदगी जीने लगती है। सोलापुर गांव में सोनिया अपनी सौतेली माँ रीमा के साथ रहती थी। रीमा बहुत ही मक्कार और मतलबी औरत थी।
वो सोनिया से सारा दिन घर का काम करवाती रहती थी और रात को उसे बचा हुआ रूखा सूखा खाने को दे देती थी। इसी तरह दुखों से भरी जिंदगी उसकी कट रही थी। एक दिन सोनिया की सहेली श्वेता की शादी थी, लेकिन उसकी शादी में पहनने के लिए उसके पास एक भी ढंग के कपड़े नहीं थे। इसीलिए वो अपनी सौतेली माँ के पास जाती है। माँ, मेरे पास एक भी कपड़े नहीं है। जो भी कपड़े हैं सब फटे पुराने कपड़े हैं। कृपया मुझे श्वेता की शादी में पहनने के लिए एक सस्ता सा लहंगा दिला दीजिए ना माँ। क्या कहा तूने? तुझ भिखारन को भी नए कपड़े चाहिए? अरे तेरा बाप मेरे पास कोई खजाना नहीं छोड़ कर गया है जो मैं तेरी इन फरमाइशों को पूरा करती फिरूं। चल भाग यहाँ से। सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब कर और जाकर घर का काम कर, वरना मार मार कर तेरी खाल खींच लूंगी। सोनिया उदास होकर घर के कामों में लग जाती है। वो अपना एक पुराना फटा हुआ लहंगा किसी तरह से सिलकर उसे अच्छे से धोकर बाहर सुखाने के लिए डाल देती है, ताकि वो उसे पहनकर श्वेता की शादी में जा सके। लेकिन शाम को जब वो लहंगा पहनने के लिए बाहर लहंगा देखने जाती है तो वहाँ लहंगा नहीं होता है और वो निराश मन से अपने उसी मैले कुचले कपड़े में श्वेता की शादी में चली जाती है। शादी में आए सभी लोग सोनिया को देखकर उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। ये देखकर सोनिया बहुत ही दुखी हो जाती है और वो अपने गांव के पास वाली नदी के किनारे जाकर रोने लगती है। भगवान जी, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, सभी मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। अगर आज मेरे माँ पिताजी जिंदा होते तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। भगवान जी, आपने मुझसे मेरे माँ बाबा को क्यों छीन लिया? मेरे माँ बाबा को वापस भेज दो ना। मैं सौतेली माँ के साथ नहीं रहना चाहती। वो मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। घर का सारा काम कराने के बावजूद भी वो मुझे खाने को भी नहीं देती है और छोटी सी गलती हो जाने पर मुझे बहुत मारती है। मुझसे ये सब और बर्दाश्त नहीं होता। मैं क्या करूं भगवान जी? ये कहकर सोनिया रो रही थी। तभी उधर से राशि परी गुजर रही थी। राशि परी को सोनिया पर बहुत ही ज्यादा तरस आ जाता है और वो उससे बोलती है, सोनिया, रोते नहीं। मैं राशि परी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो, ये जादुई सोने का गाउन है और ये हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। अब तुम खुशी खुशी अपने घर जाओ। सोनिया खुशी खुशी परी का जादुई सोने का गाउन लेकर परी का धन्यवाद कर अपने घर आ जाती है और जल्दी से अपने कमरे में जाकर उस सोने के गाउन को छुपाकर रख देती है। तभी उसकी सौतेली माँ की आवाज आती है, अरे कामजली, कहाँ थी इतने देर से? तुझे दिखाई नहीं देता? घर में इतना काम पड़ा है और महारानी घर से गायब है। माँ, वो मैंने बताया था ना आपको कि आज मेरी सहेली की शादी थी, तो उसी में थोड़ा समय लग गया। इतनी देर लगती है? मैं यहाँ भूख से मर रही हूँ, तुझे उसकी जरा भी चिंता नहीं है। ये कहते हुए रीमा सोनिया को मारने लगती है। माँ, मुझे मत मारो, बहुत दर्द हो रहा है। माँ, छोड़ो माँ, मैं अभी जाकर खाना बना देती हूँ माँ। और फिर सोनिया रोते हुए खाना बनाने चली गई। लेकिन जैसे ही उसने रसोई में कदम रखा, वहाँ पहले से ही गर्मा गर्म खाना बना हुआ रखा था। ये देखकर सोनिया दंग रह गई। अरे खाना पहले से ही बना हुआ है। आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ? तभी वहाँ पर जादुई सोने का गाउन प्रकट होता है। ये चमत्कार तो मैंने किया है सोनिया। अब जाओ, यही खाना अपनी माँ को खिलाओ और फिर देखना क्या होता है। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। सोनिया प्लेट में खाना परोसकर अपनी माँ को खाना देने गई। आज तो बड़ी जल्दी खाना बना कर ले आई। क्या बात है, किसी ने बिल्कुल सच ही कहा है।
लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लगता है ये उसी का असर है, इसीलिए आज फुर्ती में खाना बना लिया है। चल खाना यहाँ पर रख दे और निकल जा यहाँ से, और अपनी मनहूस शक्ल मत दिखा। सोनिया वहाँ से चली जाती है और रीमा खाना खाने लगती है। रीमा के खाना खाने के कुछ देर बाद रीमा के पेट में अचानक बहुत ही तेज दर्द होने लगता है और वो बार बार बाथरूम में जाकर उल्टी करने लगती है। हाय मैं मर गई, हाय मेरा पेट, सत्यानाश उस करमचली का, ये सब उसी की वजह से हुआ है। उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। पूरी रात रीमा का बाथरूम में उल्टी करते हुए बीतता है। फिर अगले दिन, अरे ओ करमचली कहाँ है, इधर आ, कहाँ मर गई? क्या हुआ माँ? सच सच बता, कल मेरे खाने में क्या मिला कर दिया था? कल पूरी रात में उल्टी से परेशान रही। माँ मैंने खाने में कुछ नहीं मिलाया था। तू ऐसे सच नहीं बोलेगी, रुक मैं तुझे अभी बताती हूँ। ये कहते हुए रीमा सोनिया को मारने के लिए एक डंडा उठाती है। तभी अचानक वो डंडा फूलों की माला में बदल जाता है। ये देखकर रीमा घबरा जाती है। अरे ये डंडा अचानक माला में कैसे बदल गया? लगता है ये मनहूस कोई जादू टोना सीख कर आई है। मुझे अभी यहाँ से चले जाने में ही भलाई है, इसको तो मैं बाद में देखती हूँ। फिर रीमा वहाँ से डरकर भाग जाती है। अपनी सौतेली माँ को डरकर भागते हुए सोनिया समझ जाती है कि हो न हो ये सब सोने के गाउन की वजह से ही हो रहा है। सोनिया अपने जादुई गाउन का धन्यवाद करते हुए बोली, हे जादुई गाउन, अगर आज तुम मेरे साथ नहीं होते तो पता नहीं मेरी सौतेली माँ मेरा क्या हाल करती। तुम चिंता मत करो सोनिया, मेरे होते हुए कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा सोनिया, तुमने मुझसे अभी तक अपने लिए कुछ नहीं मांगा। बताओ सोनिया, तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास पहनने के लिए एक भी नए कपड़े नहीं हैं। क्या तुम मुझे नए कपड़े दे सकते हो? और मैंने बहुत दिनों से भरपेट खाना भी नहीं खाया है। क्या तुम मुझे मेरे पसंद का खाना दे सकते हो? बस इतनी सी बात। सोनिया के इतना कहते ही सोने का गाउन सोनिया के लिए सुंदर सुंदर कपड़े दे देता है और उसके बाद सोनिया के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट खाने भी प्रकट करता है। अपने लिए इतने सारे नए नए कपड़े और खाना देखकर सोनिया बहुत खुश हो जाती है और उन कपड़ों को छुपाकर अलमारी में रख देती है और फिर भरपेट अपना मनपसंद खाना खाती है। अगले दिन सोनिया खुशी खुशी नहाकर नए कपड़े पहनकर अपने जादुई गाउन की मदद से जल्दी से घर का सारा काम खत्म करके अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। जब रीमा ने सोनिया को नए कपड़ों में देखा तो वो मन ही मन बोली, ये मनहूस आजकल इतनी ज्यादा खुश कैसे रह रही है और उसके पास ये नए नए सुंदर सुंदर कपड़े कहाँ से आ रहे हैं? जरूर कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इसका पता लगाना पड़ेगा। और फिर वो छुपकर उस जादुई सोने के गाउन के बारे में पता लगा लेती है। अच्छा, तो ये सब इस जादुई सोने के गाउन की वजह से हो रहा है। फिर तो ये जादुई सोने का गाउन मेरे पास होना चाहिए। रात को सोनिया के सो जाने के बाद रीमा चुपके से सोनिया के कमरे में जाकर उस जादुई गाउन को चुराकर अपने कमरे में ले आती है और बोलती है, अब मैं भी इस जादुई गाउन की वजह से दुनिया की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। हे जादुई सोने के गाउन, चल मुझे भी खूब सारे पैसे और सोने चांदी दे। तभी गाउन में से सोने चांदी की जगह आग के गोले निकलने लगे। ये देखकर रीमा अपनी जान बचाकर घर से बाहर भागती है, लेकिन आग उसका पीछा नहीं छोड़ती। अरे बचाओ, कोई तो बचाओ, ये आग के गोले मुझे मार डालेंगे। अरे रुक जाओ, कोई तो रोको इस आग को। लेकिन तब तक आग की लपेट रीमा के कपड़ों में लग जाती है और रीमा अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद जाती है, लेकिन उसे तैरना भी नहीं आता था।
और वो उसी नदी में डूबकर मर जाती है। वहीं दूसरी तरफ सोनिया अपने जादुई सोने के गाउन के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक गांव में उर्मिला नाम की एक औरत अपनी बेटी सोनिया के साथ रहती थी। उर्मिला बहुत ज्यादा गरीब थी और वो अपनी बेटी की परवरिश बहुत ही मुश्किल से कर पाती थी। एक बार की बात है, उर्मिला कुएं से पानी भरने जाती है। कुएं के पास दो औरतें उर्मिला को देखकर आपस में कहती हैं, अरे ये तो वही गरीब औरत है ना, जो टूटी फूटी झोपड़ी में रहती है। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बहन, गरीब कहीं की। ये सब सुनकर उर्मिला को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उन दोनों से कुछ नहीं कहती और वो वहाँ से पानी लेकर अपने घर वापस आ जाती है और पानी रख देती है। तभी सोनिया अपनी माँ के पास आती है और उनसे कहती है, माँ आप पानी ले आई तो मैं खाना बना लूँ। हाँ बेटी, मैं पानी ले आई हूँ, तुम खाना बना लो। जब तक मैं बाहर कुछ काम ढूंढ कर आती हूँ, क्या पता कुछ काम मिल जाए, और घर में राशन भी खत्म होने वाला है। इसके बाद उर्मिला काम ढूंढने के लिए निकल जाती है और इधर सोनिया घर पर खाना बनाने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ उर्मिला काम ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसको कहीं भी काम नहीं मिलता। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मुझे तो किसी ने भी काम पर नहीं रखा, और अगर काम नहीं मिला तो हमारे घर का राशन कैसे आएगा, और मैं अपनी बेटी को क्या खिलाऊंगी? मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। इतना सोचकर उर्मिला घर वापस आ जाती है। उर्मिला के घर पर पहुंचने के बाद सोनिया उर्मिला से कहती है, माँ मैंने खाना बना दिया है, आपके लिए खाना लगा दूँ? नहीं, मेरा मन नहीं है, तुम खा लो बेटा, मुझे भूख नहीं लगी है। उर्मिला के इतना कहने के बाद सोनिया खाना खा लेती है और उर्मिला की गोद में सो जाती है। धीरे धीरे रात गहरी हो जाती है, लेकिन उर्मिला को अभी भी नींद नहीं आ रही थी और काम ना होने की वजह से भी वो बहुत ज्यादा दुखी थी। उर्मिला भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे भगवान, मुझे कोई तो काम दिलवा दो। मुझे काम नहीं मिला तो मेरा घर कैसे चलेगा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और थोड़ी ही देर बाद सुबह हो जाती है। अगले दिन उर्मिला काम की तलाश में निकल पड़ती है, लेकिन आज भी उसे कहीं भी काम नहीं मिला। इस बात से उर्मिला और भी ज्यादा दुखी हो जाती है और मन ही मन कहती है, आज अगर मैं पैसे लेकर घर नहीं जा पाई तो मेरी बेटी भूखी रह जाएगी, और तो और वो अभी बहुत छोटी है, भूखी भी नहीं रह सकती। मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। थोड़ी देर बाद उर्मिला एक तरकीब सोचती है, क्यों ना आज मैं भीख मांग लूं, शायद कुछ पैसे मिल जाएं। ऐसा सोचकर उर्मिला भीख मांगने के लिए निकल पड़ती है। चलते चलते उर्मिला एक बड़े से घर के सामने पहुंचती है। उर्मिला उस घर का दरवाजा खटखटाती है और घर से एक औरत निकलकर बाहर आती है। अरे सुनिए बहन, अगर आपके पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दीजिए। मेरी बेटी घर पर भूखी है, अगर आज उसे खाना नहीं मिला तो वो बीमार पड़ जाएगी। उर्मिला की ये बात सुनकर वो औरत उससे कहती है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अपनी बेटी को भीख मांगा हुआ खाना खिलाओगी? अगर ऐसा है तो तुम मर जाओ। लेकिन तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो मैं अपने बच्चे को भीख मांगकर खाना नहीं खिलाती। उस औरत की ये बात सुनकर उर्मिला काफी ज्यादा दुखी होती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उर्मिला एक कुएं के पास आती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है और मन ही मन कहती है, अब मेरे पास कोई भी साधन नहीं बचा है, अब मेरा इस दुनिया में जीकर कोई फायदा नहीं। जब मैं अपनी बेटी का पेट नहीं भर सकती
तो मुझे जीने का भी कोई हक नहीं। इससे अच्छा यही है कि मैं मर जाऊं। इतना सोचकर उर्मिला कुएं में कूदने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर सोनपरी प्रकट होती है और अपने जादू से उर्मिला को पीछे की ओर खींच लेती है और उससे कहती है, अरे ये तुम क्या कर रही थी? तुम अपनी जान क्यों ले रही थी? ये तो बहुत बड़ा पाप है। सोनपरी के इतना कहने पर उर्मिला फूट फूट कर रोने लगती है और उनसे कहती है, अब मैं करूँ भी तो क्या करूँ? घर में खाने को एक दाना नहीं है, बेटी घर पर भूखी है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, इसलिए मैं मरने जा रही थी। अच्छा, तो ऐसी बात है, चलो तुम मुझे अपने घर पर ले चलो। इसके बाद उर्मिला सोनपरी को अपने घर पर ले जाती है। सोनपरी उर्मिला के घर को देखकर बहुत ही दुखी होती है, क्योंकि उर्मिला का घर बहुत ही टूटा फूटा था। तुम चिंता मत करो, तुम दोनों मेरे साथ चलो। इसके बाद सोनपरी अपने जादू से सोनिया और उर्मिला को परीलोक ले आती है और अपने जादू से उन दोनों को एक जादुई गाउन और एक जादुई पर्स देती है और उनसे कहती है, सुनो उर्मिला, ये 2 जादुई गाउन और पर्स हैं। इस जादुई गाउन से तुम जो भी मांगोगी तुम्हें वो मिलेगा और दूसरी तरफ इस जादुई पर्स की मदद से तुम इसके अंदर रह सकती हो। क्या सच में परी जी? हाँ हाँ बिल्कुल। परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बहुत मदद की है आज। इसके बाद उर्मिला और सोनिया पृथ्वीलोक वापस लौट आती हैं। पृथ्वीलोक आने के बाद सोनिया अपने गांव के बाहर अपने जादुई पर्स को रख देती है और वो जादुई पर्स एक घर में बदल जाता है। फिर जादुई गाउन वो दोनों अपने साथ उस घर में लेकर आ जाती हैं और जादुई गाउन से कहती हैं, हे जादुई गाउन, हमें बहुत सारा खाना दे दो। उर्मिला के इतना कहने पर वहाँ पर बहुत सारा खाना प्रकट हो जाता है। सोनिया भी ये सब देखकर बहुत खुश होती है। उस दिन के बाद से उर्मिला और सोनिया के जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब वो दोनों अपनी जिंदगी में हंसी खुशी से रहने लगती हैं। एक गांव में रिया अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता का शहर में एक बहुत बड़ा बिजनेस था। घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी माँ गौरी की तबीयत अक्सर खराब रहा करती थी। सुनो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें शहर में एक बड़े अस्पताल में दिखाता हूँ। वहाँ तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। नहीं नहीं, अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी जी। मेरी बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैं जल्द ही इस दुनिया को छोड़ने वाली हूँ। आप बस मुझसे वादा कीजिए कि मेरी बेटी को किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दोगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, रिया मेरी भी बेटी है और मैं अपनी बेटी को किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दूंगा। तुम बस मेरे साथ चलो। रिया के पिता प्रीतम अपनी पत्नी गौरी को शहर में एक बड़े अस्पताल में ले जाते हैं। डॉक्टर वहाँ उनका चेकअप करते हैं। सुनिए मिस्टर, हमने आपकी पत्नी की सारी रिपोर्ट से तय किया है कि उन्हें ब्लड कैंसर हो चुका है। उनको बचाना बहुत मुश्किल है। उनके पास जितने भी दिन बचे हैं उन्हें हंसी खुशी जीने दीजिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर? मेरी पत्नी को बचा लीजिए। आप जितने पैसे मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप बस मेरी बीवी को बचा लीजिए। सुनिए, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं आप, इसीलिए मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। आप अपनी पत्नी को किसी भी अस्पताल में ले जाइए, लेकिन ये ठीक नहीं हो पाएंगी। भलाई इसी में है कि इन्हें अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीने दीजिए। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं मेरी? मैंने आपसे कहा था ना, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मुझे अपने परिवार के साथ समय बिताने दीजिए।
मुझे घर ले चलिए जी। उसके बाद प्रीतम अपनी पत्नी को अपने घर ले आता है। कुछ दिनों बाद गौरी की मृत्यु हो जाती है। रिया और उसके पिता दोनों उसकी मृत्यु के बाद पूरी तरह से टूट जाते हैं। अब प्रीतम अपना काम छोड़कर अपनी बेटी की परवरिश में लग जाता है। एक दिन उसकी कंपनी का मैनेजर प्रीतम के पास आता है और कहता है, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आपको तो पता है ना, आजकल आप काम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा है। आप अभी के अभी मेरे साथ शहर चलिए और अपनी कंपनी पर ध्यान दीजिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने आपको कंपनी में किस लिए रखा है? आप कंपनी खुद चलाइए, उस पर ध्यान दीजिए। मैं अपनी बेटी को अकेला छोड़कर शहर नहीं जा पाऊंगा। घर में उसका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है। सर, आपके बिना हमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं सिर्फ कंपनी देख सकता हूँ, लेकिन जब तक हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेंगे तब तक कंपनी कैसे चलेगी सर? ये सारी बातें रिया सुन लेती है और कहती है, पिताजी, अंकल बिल्कुल सही बोल रही हैं। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी पिताजी। लेकिन बेटा, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा बेटी। सर, आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ? जी मैनेजर, कहिए। मुझे लगता है आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। इससे आपकी सारी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी और गुड़िया रानी को उनकी माँ भी मिल जाएंगी। मेरी नजर में एक लड़की है, आप कहे तो मैं उनसे बात करूं। मैनेजर की ये बात सुनकर प्रीतम खुश हो जाता है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ। अगर इसकी माँ आ जाएंगी तो मैं अपने काम पर भी ध्यान दे पाऊंगा। आप एक काम कीजिए, बात को आगे बढ़ाइए। फिर कुछ दिनों बाद प्रीतम की शादी रानी नाम की एक औरत से हो जाती है। उसका पहले से ही एक बेटा था। वो शुरू में रिया के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन जैसे ही प्रीतम अपने काम के लिए शहर जाता है, वो रिया के साथ बहुत गलत व्यवहार करती थी। सुन लड़की, बहुत हो गया तेरा लाड प्यार। अब चुपचाप ये राजकुमारियों वाले कपड़े बदल और नौकरानियों वाले पुराने कपड़े पहन और अपने घर के काम में लग जा। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? मैं तेरी कोई माँ नहीं हूँ, समझी? तेरी माँ मर चुकी है। मैं बस अपने बेटे बिट्टू की माँ हूँ। मैंने तेरे बाप से शादी सिर्फ पैसों के लिए की है, समझ आई तेरे? झाड़ू उठा और सफाई में लग जा, नहीं तो तुझे घर से बाहर फेंक दूंगी। रिया बेचारी घर के काम में लग जाती है। दोनों माँ और बेटा उसके साथ बहुत गलत व्यवहार करते थे। बात बात पर उसकी खूब पिटाई करते थे। माँ, आज मेरा ताजे ताजे फल खाने का मन हो रहा है। आप मेरे लिए ताजे ताजे फल ले आइए ना। हाँ बेटा, क्यों नहीं। सुनकर मोही, बाजार जाकर मेरे राजकुमार बेटे के लिए ताजे ताजे फल लेकर आ। अरे माँ, पास वाले जंगल में बहुत स्वादिष्ट और मीठे फल लगे हुए हैं। आप इसे बाजार क्यों भेज रही हो? इस चुड़ैल को जंगल भेजो और इससे कहो फ्री में लेकर आएगी। हाय राम, कितना समझदार है तू। बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। सुन मनहूस, टोकरी उठा जल्दी और जंगल से मीठे मीठे फल तोड़ कर ला। लेकिन माँ, थोड़ी देर में रात होने वाली है। जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। मैं कल सुबह होते ही ले आऊंगी माँ। मैंने तुझसे सलाह नहीं मांगी, तुझे आदेश दिया है। मेरे प्यारे बेटे को फल खाने का मन है, इसीलिए अभी के अभी फल लेकर आ, नहीं तो घर में वापस मत आना। निकल यहाँ से। रिया की सौतेली माँ धक्के मारकर उसे घर से बाहर कर देती है। रिया बेचारी जंगल में फल तोड़ने के लिए चली जाती है। जंगल पहुँचते ही धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लग जाता है।
और जंगली जानवरों की आवाज आने लगती है। ये देखकर रिया डर जाती है। मेरी सौतेली माँ तो बहुत दुष्ट और पत्थर दिल की औरत है। मुझे यहाँ पर उन्होंने मरने के लिए भेज दिया है। पता नहीं आज मेरा क्या होगा। माँ, आप जहाँ कहीं भी हैं, मुझे देख रही हैं। मेरी मदद करो माँ, मेरी मदद करो। तभी वहाँ पर एक शेर आ जाता है, जिसे देखकर रिया डर जाती है। हाँ, शेर! हे भगवान, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। तभी वहाँ पर उसकी माँ प्रकट होती है और वो अपने जादू से शेर को वहाँ से भगा देती है। माँ, आप कहाँ चली गई हो माँ? देखो ना माँ, आपके बिना मेरी क्या हालत हो गई है। घर पर सौतेली माँ मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती माँ, मेरे ऊपर बहुत अत्याचार करती है। पिताजी भी मुझे छोड़कर शहर चले जाते हैं माँ। मैं सब जानती हूँ बेटी, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मैं सब कुछ देख रही हूँ। तभी तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर आई हूँ। अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है बेटी। उसके बाद उसकी माँ एक जादुई गाउन प्रकट करती है और कहती है, बेटा, ये एक जादुई गाउन है। ये तुम्हारी सारी समस्याएं दूर करेगा और तुम्हारी सौतेली माँ और उसके बेटे को सबक जरूर सिखाएगा। अब तुम यहाँ से घर लौट जाओ बेटी। उसके बाद रिया वो जादुई गाउन लेकर वहाँ से चली जाती है। काम चोर मनहूस, इतना समय कहाँ लगा दिया तूने? मेरा लाडला बेटा कब से फलों का इंतजार कर रहा है। और महारानी इतने सुंदर कपड़े कहाँ से लाई तू? जल्दी से निकाल और मुझे ला कर दे ये कपड़े। अगर आपके बेटे को फल चाहिए तो इसे बोलिए कि मैं इसकी कोई नौकरानी नहीं हूँ। और रही बात इस गाउन की, तो ये कपड़े आपको कभी नहीं मिलेंगे। देखो तो माँ कैसे जुबान चला रही है। इसको खूब पीटो तो इसकी सारी अकड़ निकल जाएगी। उसके बाद रिया की सौतेली माँ उसे मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, तभी हे जादुई गाउन, मेरी रक्षा करो और इन्हें सबक सिखाओ। तभी जादुई गाउन से एक तेज रोशनी बाहर निकलती है और दोनों माँ बेटे को उल्टा लटका देती है। और एक चुड़ैल, क्या मंत्र फूंक कर आई है? एक बार नीचे उतार मुझे, फिर देख मैं तेरी अकड़ ठिकाने लगाती हूँ। आने दे तेरे बाप को, तुझे धक्के मार कर घर से बाहर करवा दूंगी। तभी वहाँ पर उसके पिता प्रीतम आ जाते हैं और वो सारी बातें सुन लेते हैं। देखिए पिताजी, आपके जाने के बाद ये दोनों मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए इस दुष्ट औरत से शादी की। मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेगी। दुष्ट औरत, अपने बेटे को लेकर यहाँ से दफा हो जा और कल तुझे डिवोर्स पेपर मिल जाएंगे। उसके बाद प्रीतम दोनों माँ बेटे को घर से बाहर कर देता है और खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ रहने लगता है।